हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट क्लासेस। आज अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्या होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, पूरे चैप्टर को समझेंगे। वैसे ही जो इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं, इसका मेन फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे जिसमें हम जानेंगे डिसीजेस के बारे में। कौन कौन सी डिसीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर ये डिसीज से स्टार्ट होता है, वो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हो बेस्ट क्लासेस को। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस कर दें। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट देखने को मिल जाएंगे। उसका जो मैंने लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन मैंने कर रखा है, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ क्या होती है। और आज इस पहले पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी कुछ डिसीजेस के बारे में, कि उससे कौन कौन सी डिसीज होती हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले एनसीईआरटी से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक अ बाइबल। एनसीईआरटी को ही देखेंगे, एनसीईआरटी से ही चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हेल्थ क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय टर्म हेल्थ। हेल्थ क्या है, किसे कहते हैं हम हेल्थ। व्हाट इज मीन बाय टर्म हेल्थ, हम हेल्थ किसे कहते हैं। अगर एनसीईआरटी की एक भाषा को मैं जानूं तो हेल्थ की एक डेफिनेशन की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी इस बात को कहती है, अगर एनसीईआरटी की बात करें, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन टू से क्या है, जब कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली मेंटली एंड सोशली एक्टिव होता है, एंड सोशली क्या होता है, एक्टिव होता है, सोशली एक्टिव होता है, तब उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, दिस पर्सन बिकम हेल्दी। तब उस पर्सन को कह दिया जाता है कि ये पर्सन क्या है, हेल्दी है। यही बात हमारी एनसीईआरटी कहती है। मीन टू से दैट सबसे आसान तरीका है हेल्थ को रिप्रेजेंट करने का, कि इट कुड बी डिफाइन एज, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो चीज भी यहाँ पे बता रखी है, कि किस तरीके से हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, हाउ टू मेंटेन हेल्थ। ये इसकी मेंटेनेंस दे रखी है कि हम इसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला है आपका बैलेंस डाइट। हमारी एक डाइट होनी चाहिए बैलेंस, कि हम कितना, जितना हम फीड कर रहे हैं, क्या हम उतना मीन टू सीरट उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। पर्सनल हाइजीन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट। मीन टू सीरट पहला फैक्टर आपका होता है बैलेंस डाइट, दूसरा आपका होता है पर्सनल हाइजीन, एंड द तीसरा इज रेगुलर एक्सरसाइज। दीज आर द थ्री फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ। तो यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर द फैक्टर्स टू मेंटेन द गुड हेल्थ। तो तीन फैक्टर हमारे पास में होते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका बैलेंस डाइट, दूसरा फैक्टर होता है आपका पर्सनल हाइजीन, एंड द थर्ड फैक्टर इज रेगुलर एक्सरसाइज। तीन ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं योगा भी एक रोल प्ले करता है। योगा हैज बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस इमेमोरियल टू अचीव गुड मेंटल हेल्थ। योगा को भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक गुड प्रैक्टिस है। योगा एक्ट एज अ गुड प्रैक्टिस। जो हमारा योगा होता है वो क्या करता है, एक गुड प्रैक्टिस की तरह काम करता है, क्योंकि योगा से भी हम मीन टू से दैट अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को योगा से ही मेंटेन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हमें अवेयरनेस होनी चाहिए डिसीज की। अवेयरनेस के साथ साथ हमारे बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली करने चाहिए, हमें वैक्सीनेशन कंटिन्यू लेनी चाहिए। और मीन टू से दैट ये कुछ फैक्टर्स हैं, बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कि बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड द रेगुलर एक्सरसाइज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिसीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिसीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक डिसीज को दो पार्ट में क्या करा जाता है, डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला होता है इन्फेक्शियस डिसीज, जो इन्फेक्शन करते हैं। दूसरी डिसीज होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, मीन टू से जो इन्फेक्शन नहीं करते। इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए। यही बात हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी डिसीज होती है। इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीज होती है जो ट्रांसमिट हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इस डिसीज को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा पाती, उसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। क्या हम इन्फेक्शियस डिसीज का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड। और कोई हम हार्ड एग्जांपल दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। और जैसे कि एड्स हो गया।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एज फार एज हम बात करें अगर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में। तो ये तो हमने डिस्कस करा, कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करे। चलिए अब डिसीज की तरफ बढ़ते हैं और डिसीज को जानते हैं कौन कौन सी डिसीज होती हैं, कि कौन कौन से उसके फैक्टर्स रहते हैं। हम एनसीईआरटी को ही देखेंगे और एनसीईआरटी से चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें पहली जो डिसीज यहाँ पे दी गई है, जो पहली डिसीज हमें जो यहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे दी गई है, जो फर्स्ट डिसीज हमें दी गई है वो दी गई है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी को जानने से पहले हमें एनसीईआरटी ये बताती है कि डिसीज किस कारण होती है, किस वजह से डिसीज होती है, क्या कारण है कि एक डिसीज पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग को हो जाती है। तो एनसीईआरटी इस बात को कहती है अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ एसेट्रा कुड कॉज डिसीज इन द मैन। कुड कॉज डिसीज इन द मैन मतलब कई सारे तरीके के बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए, इनकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में क्या हो जाती है, डिसीज हो जाती है। और इन्हीं फैक्टर्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इन फैक्टर्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो व्हाट आर पैथोजेंस, पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं ये बारे में हमने जाना। पैथोजेंस वो होते हैं जो बैक्टीरिया में क्या कराते हैं, डिसीज को कोज कराते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स हो गए, वायरस हो गए, फंगाई हो गए एक्सेट्रा। ये क्या कहलाए जाते हैं, हमारे बेसिकली क्या कहलाए जाते हैं, पैथोजन कहलाए जाते हैं। इनके बारे में और बहुत सारी चीजें हमें दे रखी हैं, लेकिन हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कैसे काम करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कौन कौन से डिसीज ये कराते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही हमसे पूछा जाएगा कि कैसे वो डिसीज कराते हैं। नाउ द फर्स्ट डिसीज दैट वी टॉक अबाउट इज अ टाइफाइड। हम पहले डिसीज जो टॉक करेंगे वो करेंगे टाइफाइड। क्या है टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में क्या क्या चीजें हम जानेंगे, जरा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब किसकी वजह से ये होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आता है सैल्मोनेला टाइफी। क्या आता है आपका, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी इसका आता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। मीन टू से दैट हमारी एनसीईआरटी में भी बात लिख रखी है कि सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम व्हिच कॉज टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजन होता है जो कि टाइफाइड कराता है फीवर ह्यूमन बीइंग्स में। टाइफाइड क्या है, एक तरीके का फीवर है। अब टाइफाइड होने से होता क्या क्या है, मीन टू से दैट इससे क्या कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं हमारे इफेक्ट होते हैं, जरा इस बात को भी जान लेते हैं। अगर टाइफाइड होता है तो इससे कौन कौन से ऑर्गन हमारे इफेक्ट होते हैं, ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइफाइड क्या करता है, इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जो पैथोजेंस होते हैं चलिए जानते हैं। इसके जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, जो इसका पैथोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। वो क्या करता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे और जगह भी माइग्रेट होना शुरू कर देता है। और यही बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी है कि जो सैल्मोनेला टाइफी है, दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर। मीन टू सी दैट ये क्या होगा, इसके वेक्टर हो गए, दीज आर द वेक्टर्स। हर एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके क्या है, इसके वेक्टर हो गए सैल्मोनेला टाइफी के। ये एंड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। यही बात मैंने अभी बताई है, जो सैल्मोनेला टाइफी है ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा अदर ऑर्गन्स में भी। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स हमें यहाँ पे दे रखे, क्या क्या सिम्टम्स इसके यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम है हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, हेडेक होना एंड लूज ऑफ द एपेटाइट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉज द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। तो हमने टाइफाइड के बारे में क्या क्या पढ़ा। पहली बात इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सैल्मोनेला टाइफी। दूसरी बात ये पैथोजन कैसे काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और उससे फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जाके माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद क्या जाना कि इससे क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर का होना, वीकनेस का होना, स्टमक पेन का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, हेडेक एंड द लूज ऑफ द एपेटाइट आर सम ऑफ द हमारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। ये लिखा आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। इसके सिम्टम क्या क्या है, तो वो सिम्टम्स ही हमने यहाँ पे डिस्कस करे। अगर यहाँ पे ज्यादा इंटेस्टाइन में ज्यादा टाइम तक अगर ये बैक्टीरिया रह जाते हैं तो इससे डेथ भी हो जाती है। ये बात यहाँ पे लिखी है, इससे क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। इसके लिए एक टेस्ट बनाया गया है, टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट इसका नाम रखा गया है, वाइडल टेस्ट। ये बात हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट से ही क्या करा जाता है, इससे क्या करा जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सैल्मोनेला टाइफी किसको इफेक्ट करता है, ये इंटेस्टाइन में जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिस्ट्रॉय करता है चीजों को। क्या क्या सिम्टम्स इसके हैं, सिम्टम्स है इसके हाई फीवर, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन मीन भूख न लगना, हेडेक
एंड लॉस ऑफ कॉन्स्टिपेशन मीन टू से दैट इरेगुलर बाउल मूवमेंट एंड लूज ऑफ द एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। ये कुछ फीचर्स इसके होते हैं। अगर इंटेस्टाइन में कुछ समय तक ज्यादा रुक जाता है तो फिर डेथ हो जाती है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है? टेस्ट आपका कराया जाता है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट, तो यहां से तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया ना, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीवर। तो आपका वहां से आंसर क्या आएगा? सीधा टाइफाइड आपका आंसर आएगा। तो और स्मॉल इंटेस्टाइन जो टाइफाइड है वो किसको इफेक्ट करता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। आई होप चीजों को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इसी के साथ हमने एक डिसीज यहाँ पे क्या कर ली है? कवर कर ली है। एक डिसीज हमने क्या कर ली? कवर। बिल्कुल एनसीईआरटी से चल रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब दूसरी डिसीज जो हमारी आती है, दूसरी डिसीज जो हमारी आती है वो आती है निमोनिया। अब ये निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। नाउ द सेकंड डिसीज दैट वी कॉज अबाउट इज निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या करती है? निमोनिया से इफेक्ट जो होते हैं वो एल्यूवोलाई होते हैं, लंग्स के एल्यूवोलाई। एल्यूवोलाई ऑफ द लंग्स क्या होते हैं? जनरली इफेक्टेड होते हैं और इसकी वजह से रेस्पिरेशन में मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। रेस्पिरेशन में क्या होती है? दिक्कत आती है। रेस्पिरेशन में क्या आती है? दिक्कत आती है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं जरा उसके बारे में जानते हैं। सिम्टम्स एनसीईआरटी कहती है फीवर, चिल्स मतलब ठंड लगना, कफ एंड हेडेक, ये कुछ इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। कुछ अगर केस सीवियर हो गया, मीन टू सीवियर, अगर ज्यादा निमोनिया हो जाता है तो जो हाथ के जो नेल्स होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। मीन टू सीवियर जो ये नेल्स होते हैं ये ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। ये हेल्दी मैन कैसे इस इंफेक्शन को ले सकता है? वो इसके कुछ यहाँ पे वेक्टर्स दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर है ये। वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? वेक्टर्स क्या होते हैं? एक हेल्दी मैन इस इंफेक्शन को कैसे ले सकता है? या तो वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया हो। कैसे कांटेक्ट में आया हो? या तो उसकी ड्रॉपलेट्स या एरोसेल्स को, मीन टू ड्रॉपलेट्स मीन टू, या तो उसकी अगर जो रनिंग नोज होगी या तो ऐसा कहा जा सकता है कि रनिंग नोज होगी, उसके साथ वो क्या आया हो? कॉन्ट्रैक्ट में आया हो, या उसने वो ग्लास टच किया हो जो इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया हो। ये कुछ इसके क्या होते हैं? बैक्टीरियल डिसीज मीन टू से ये कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं। ये एक तरीके से वेक्टर्स इसके होते हैं। सिम्टम्स इसके क्या क्या है? सिम्टम्स है इसके फीवर होना, चिल होना, कफ होना और हेडेक का होना। कुछ अगर सेवियर सिम्टम हो जाते हैं तो फिर हाथ और जो नेल्स होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। इसके वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स हैं ड्रॉपलेट्स को इनहेल करना फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन और शेयरिंग करना ग्लास को। मैंने यही तो कहा कि ग्लास को क्या करा जाता है? शेयर करना। मीन टू से दैट आपने किसी ग्लास को टच कर दिया हो और वही इन्फेक्टेड पर्सन ने भी उसी ग्लास को टच किया हो। तो ये एक तरीके की किससे होती है? स्ट्रिप्टोनोमस क्यूकोई से होती है, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाई। ये दो फैक्टर्स हैं जो निमोनिया कराते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इसमें क्या क्या जाना, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने सबसे पहले जाना कि स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई एंड हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजाई आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद हमने जाना इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर हो गया, चिल हो गया, कफ हो गया और हेडेक हो गया। कुछ केसेस में इसके जो हाथ और पैर के जो नेल्स होते हैं वो ब्लूइश भी हो जाते हैं कलर में। कैसे एक हेल्दी पर्सन इसको ले सकता है? ये उसका क्या हो गया? वेक्टर हो गया। अभी तक हम दो चीज डिस्कस कर चुके हैं। पहली हमने डिस्कस करा है सैल्मोनेला टाइफाई के बारे में, दूसरा हमने डिस्कस किया है अब निमोनिया के बारे में। दो चीजों को अभी तक हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब जो तीसरी जो और हमारी जो अब आ रही है वो आ रही है कॉमन कोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन कोल्ड, और दीज आर इन्फेक्शियस इन नेचर। अब जो तीसरी बीमारी आ रही है वो आ रही है हमारी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, अब ये कॉमन कोल्ड क्या भला है? कॉमन कोल्ड के बारे में भी जरा थोड़ा डिस्कस हम यहाँ से संक्षेप में करते हैं। कॉमन कोल्ड किससे होता है? कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? इसके बेसिकली क्या इसमें इन्फेक्ट होता है? इसमें रनिंग नोज होती है, बेसिकली रनिंग नोज होती है और ये रेस्पिरेटरी पैसेज को थोड़ा फर्क कर देता है। मीन टू सीधा ट्रैकिया में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या नसल पैसेज में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन लंग्स को ये इफेक्ट नहीं करता। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स हैं आपके, एक आपका सिम्टम है सोर थ्रोट मतलब सूखा गला, होर्सनेस मतलब एक तरीके की थकान, एक कफ का होना, सर के दर्द का होना और टायर्डनेस। ये कुछ इसके क्या होता है? सिम्टम्स है। ये क्या है? इसके सिम्टम्स है। ऑल्दो कभी इसके बारे में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कॉमन कोल्ड के बारे में, क्योंकि लगभग लगभग सबको पता होता है। ये कैसे फैलता है? फैलता कैसे है? ये फैलता ऐसे है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट के हम टच में आ जाएं या उससे कोई उसका कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हमने उसे टच कर लिया हो, तब ये क्या करता है? इन्फेक्शन फैलता है। तो हमारी एनसीईआरटी इस बात को ही कहती है कि हमारी एनसीईआरटी में बात लिख रखी है, मैनी वायरस
cause damage in human being. Rhinovirus ये है आपका वेक्टर है. Rhinovirus represent one such group of virus which cause one of the most common infection, that is common cold. The infection the nose and respiratory passage but not the lungs. Lungs को infect नहीं करता. The common cold is characterized by nasal congestion and discharge. Mean to say that नाक का लगातार बहना, that is running nose. आप इसे की जगह running nose भी कह सकते हो. Running nose. Sore throat मतलब सूखा हुआ गला. Hoarseness, cough, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा. 3 से 7 दिन तक ये आपको हरारत रहती है. किस वजह से होती है? ड्रॉपलेट्स की वजह से होती है. जो इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट्स एक ह्यूमन बीइंग के क्या हो जाती है? कॉन्टैक्ट में आ जाती है. तो हमने 3 डिसीज अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. पहले डिसीज हमने करी सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के बारे में. दूसरा हमने डिसीज के बारे में डिस्कस करा निमोनिया के बारे में. निमोनिया क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा आर द वेक्टर्स. ये इसके क्या है? वेक्टर्स हैं. अभी मैं आपको पहले भी इस बात को बता चुका हूं. और उसके बाद तीसरी हमने डिसीज को डिस्कस किया. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिसीज का भी क्या फैक्टर बढ़ता जा रहा है. और इसी के साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिसीज आती है आपकी मलेरिया. मोस्ट इंपोर्टेंट. सीधे सीधे क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे? सीधे सीधे क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं मलेरिया से. अब मलेरिया है क्या? क्योंकि मलेरिया की लाइफ साइकिल भी हमें जाननी है, लेकिन उससे पहले जानते हैं मलेरिया किस तरीके से काम करता है, क्या होता है मलेरिया, इसके बारे में जानते हैं. देखिए, मलेरिया जो होता है, मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्लाज्मोडियम. एक प्लाज्मोडियम होता है. अब ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम भी 3 तरीके के होते हैं. 3 तरीके के प्लाज्मोडियम होता है. और यही एनसीईआरटी में लिख रखा है कि जो प्लाज्मोडियम हमारे होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के प्लाज्मोडियम हमारे पास में होते हैं. पहला है पी वाइवेक्स, दूसरा है पी मलेरिया एंड तीसरा पी फैल्कीपुरम. अब इसमें से जो ये पी फैल्कीपैरम होता है मोस्ट डेंजरस होता है. वेरी डेंजरस. क्यों? क्योंकि अगर पी फैल्कीपुरम की वजह से अगर हमें मीन टू से अगर पी फैल्कीपैरम की वजह से अगर किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो वो बच नहीं पाता. और यही एनसीईआरटी कहती है कि द ऑफ दीज मैलिजेंट मलेरिया caused by Plasmodium falciparum is a most serious one and even can be fatal. मीन टू से दैट इसकी वजह से फैटल भी हो सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है. मलेरिया के 3 हमने प्लाज्मोडियम पढ़ी, या 3 हमने पढ़े पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. पहली पढ़ा पी वाइवेक्स के पढ़ा पी मलेरिया एंड द पी मलेरिया की बात पढ़ा पी फैल्कीपुरम. पी फैल्कीपुरम से अगर बीमारी होती है तो वो ठीक नहीं की जा सकती. द चांसेस दैट द पर्सन बिकम वेल इज वेरी 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 लेस. अब जरा लाइफ साइकिल पे जाते हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, एक जनरल लाइफ साइकिल पे जाते हैं कि जनरल लाइफ साइकिल किस तरीके से हमारी वर्क करती है, क्या है जनरल लाइफ साइकिल. तो अगर जनरल लाइफ साइकिल की मैं बात करता हूं, जनरल लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो क्या लाइफ साइकिल इनकी होती है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करते हैं. होता क्या है, जो हमारी फीमेल एनोफिलिस होती है वो इसकी एक वेक्टर होती है. फीमेल एनोफिलिस ये एक मॉस्किटो है. नाम से मॉस्किटो नहीं, लेकिन ये मॉस्किटो ही है जो कि फीमेल होती है. फीमेल एनोफिलिस एक मॉस्किटो है जो कि इस डिसीज को क्या कराती है? ट्रांसमिट कराती है. ये फीमेल क्या करेगी? ये फीमेल क्या करती है? एक स्पोरोजोइट को इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस कराती है. स्पोरोजोइट को. दिस स्पोरोजोइट इज नथिंग बट अ प्लाज्मोडियम. एक प्लाज्मोडियम की फॉर्म है ये स्पोरोजोइट. ठीक है. अब जब ये स्पोरोजोइट इंसान की बॉडी के अंदर आ चुका है, फीमेल एनोफिलिस ने काटा और उसकी वजह से बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट आ चुका है. अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा? ये स्पोरोजोइट बहुत तेजी में लीवर सेल के पास जाएगा. अब लीवर सेल्स के पास जाके कहेगा भाई मुझे तो तुम डिवाइड करो, मुझे अब बहुत सारा, एक से कई सारे स्पोरोजोइट में मुझे बनना है. और ये कई क्या करेंगे? स्पोरोजोइट लीवर सेल के अंदर जाके कई सारे स्पोरोजोइट कुछ इस तरीके से बन जाएंगे. अब ये स्पोरोजोइट जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती रहेगी, ये आरबीसी को रप्चर करना शुरू करेंगे. रप्चर आरबीसी को क्या करेंगे? रप्चर मतलब उन्हें तोड़ना धीरे धीरे शुरू करेंगे. अब होता क्या है, आरबीसी को तोड़ने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन. वेरी वेरी डेंजरस सब्सटेंस होता है हीमोजोइन की वजह से क्या होता है? हीमोजोइन की वजह से लगातार फीवर चढ़ता है. रीअकरिंग ऑफ फीवर. इसकी वजह से लगातार क्या करेगा? लगातार फीवर चढ़ता रहेगा. चलिए सर ठीक है, हमने मान लिया लगातार फीवर चढ़ रहा है. अगर अब क्या करेगा? अब ये जो हीमोजोइन सिक्रीट हो चुका रप्चर, आरबीसी के रप्चर होने की वजह से
ठीक है। अब ये अगर क्या होता है, अगर ऐसा संक्षेप बैठता है कि अब क्या होता है, दोबारा से मॉस्किटो, वही फीमेल मॉस्किटो, कोई फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस इस पर्सन को काटती है जो पहले से ही इन्फेक्टेड है, जो पहले से क्या है, इन्फेक्टेड है। अब इस पर्सन के में अगर ये फीमेल एनोफिलिस जो है, ये फीमेल एनोफिलिस जो है, ये वाली फीमेल एनोफिलिस, इस फीमेल एनोफिलिस ने इस इन्फेक्टेड पर्सन को दोबारा से काट लिया। अब जब इस पर्सन ने, इसने दोबारा से इसे काट लिया, इसमें से ये फीमेल एनोफिलिस क्या करेगी, इस इन्फेक्टेड पर्सन में से स्पोरोजोइट्स को उठा लेगी। स्पोरोजोइट्स को क्या करेगी, उठा लेगी। स्पोरोजोइट को उठाने के बाद ये क्या करेगी, ये स्पोरोजोइट्स को उठाने के बाद ये दूसरे पर्सन में उसे क्या करा देगी, ट्रांसमिट करा देगी। दूसरे पर्सन में क्या करा देगी, उसे ट्रांसमिट करा देगी। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे पास में एक फीमेल एनोफिलिस थी। ये जनरली एक वेक्टर थी डिसीज की, और इसने क्या करा, एक नॉर्मल पर्सन में स्पोरोजेट को इंट्रोड्यूस करा दिया। ये स्पोरोजेट क्या हुए, बहुत तेजी में भागे भागे लीवर सेल के पास गए और वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाने की वजह से इन्होंने आरबीसी पे काम करना शुरू किया और आरबीसी को तोड़ना शुरू कर दिया। जब इन्होंने आरबीसी को तोड़ना शुरू करा तो उसमें से हीमोजोइन क्या हुआ, सिक्रीट हो गया। ये हीमोजोइन क्या करता है, लगातार फीवर, इससे लगातार फीवर चढ़ता रहता है, फीवर लगातार ओवर अ पीरियड टाइम लगातार होता रहता है। जब ये फीवर लगातार लगातार होता चला गया तो उस किसी और मॉस्किटो ने, फीमेल एनोफिलिस ने इस पर्सन को दोबारा काट लिया। अब इस पर्सन बेचारा को पहले काटा जा चुका है, अब दूसरी बार फिर काट लिया। इस पर्सन में से इसने, फीमेल एनोफिलिस ने क्या किया, इसने स्पोरोजोइट्स को इसमें से उठा लिया, कि मतलब इस इन्फेक्टेड पर्सन में से इन स्पोरोजोइट्स को दोबारा अपने पास ले लिया और इन स्पोरोजोइट्स को आगे जाके ट्रांसमिट कर दिया। ये होती है आपकी एक मलेरियल साइकिल। मीन टू से दैट, क्या काम है फीमेल एनोफिलिस का, एक्ट कर रही है एज अ वेक्टर की तरह, कि इधर से उधर स्पोरोजोइट्स को फैला रही है और इसका कुछ काम नहीं है। चलिए एक बार एनसीईआरटी पे जरा हम संक्षेप से डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी हमारी इस बात को कहती है, एनसीईआरटी कहती है, लेट अस ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइट, ये मैंने अभी बताया था, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म रहती है, इंपॉर्टेंट है। थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, कौन वेक्टर है, फीमेल एनोफिलिस। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल एंड देन अटैक द आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से आरबीसी क्या होता है, रप्चर हो जाते हैं। यही बात हमने अभी डिस्कस करी। The rupture of the RBC is associated with the release of toxic substance that is hemojoin। ये बात मैंने अभी बताई कि hemojoin क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या करते हैं, चिल होते हैं एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। मीन टू से दैट उसे ओवर अ पीरियड टाइम लगातार क्या चढ़ता रहता है, फीवर चढ़ता रहता है। When a female mosquito, Anopheles mosquito, bite an infected person, these parasite enter the mosquito body and undergo further development। ये बात मैंने अभी आपसे डिस्कस करी कि अगर उसी इन्फेक्टेड पर्सन को दोबारा से वो एनोफिलिस काट लेगी या दूसरी एनोफिलिस काट लेगी तो इन्फेक्टेड पर्सन से उस मॉस्किटो के अंदर वो स्पोरोजोइट चले जाएंगे। These parasite multiply within the salivary gland and stored in salivary gland. When the mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his body, therefore initiating the event that mentioned above। मतलब ये इवेंट दोबारा शुरू हो जाएगा जब वो मॉस्किटो दोबारा किसी नॉर्मल पर्सन को काट लेगी। It is interesting to note that the malarial parasite require two hosts, that is human and the mosquito। क्योंकि जो स्पोरोजोइट होता है वो ह्यूमन के अंदर भी रह रहा है और वो मॉस्किटो के अंदर भी रह रहा है। टू कंप्लीट इज लाइफ साइकिल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। In the female Anopheles mosquito, the female Anopheles is a vector। वेक्टर भी है, हमें ये बात पता है कि ये ट्रांसमिट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह को। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस चेक के लिए इसका डायग्राम देखेंगे। मीन टू से दैट इसकी लाइफ साइकिल जरा एक बार देखेंगे कि लाइफ साइकिल इसकी हमें क्या बताती है। देखिए बहुत ध्यान से जरा चीजों को समझना है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक मॉस्किटो ने एक पर्सन को काटा और स्पोरोजोइट इसके अंदर क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दी। ये मच्छर है आपका, मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलिस है, ये फीमेल एनोफिलिस है। फीमेल एनोफिलिस ने अब इस पर्सन को काट लिया, काटने के बाद इसने स्पोरोजोइट इसके अंदर क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। देखिए ये स्पोरोजोइट्स है। कुछ समय बाद ये स्पोरोजोइट्स क्या हुए, लीवर के अंदर जा चुके हैं, अभी ब्लड के अंदर आ चुके हैं, लीवर में एक स्पोरोजोइट सीर है आपके, ठीक है। The parasite reproduce asexually in the liver cell, bursting the cell and release the blood। Mean to say that अब mean to say that RBC पे एक्ट करना शुरू कर दिया और क्या रिलीज हो रहा है आपका, हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज होना शुरू हो गया आपका। Parasite reproduce asexually in the red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycles of fever and other symptoms। Released parasite infected new RBC as well। Very important।
ये बात हमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ से आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रही है एसेक्सुअली, और कैसे कैसे यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। यहाँ पे ये आपको लाइफ साइकिल दे रखी है इसकी। यहाँ पे पैरासाइट कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है। रिप्रोड्यूस करने के बाद ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। फिर ये इनने पहले एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा, फिर इसने मेल और फीमेल बना लिए अपने, और फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा। उसके बाद इसने कई सारे अपने स्पोरोजोइट्स बना लिए हैं इस तरीके से, और स्पोरोजोइट्स बनाने के बाद फिर इसे किसी फीमेल एनोफिलिस ने फिर बाइट कर लिया। फीमेल एनोफिलिस ने फिर बाइट कर लिया। अब जब फीमेल एनोफिलिस ने से फिर बाइट कर लिया, अब क्या होगा, फीमेल एनोफिलिस ने फिर बाइट करा और फिर ये लाइफ साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। मीन टू से जब ये फीमेल एनोफिलिस से बाइट करेगी, यहाँ पे इसकी सैलिवरी ग्लैंड्स में जाके स्पोरोजोइट्स क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ये मॉस्किटो की बात हो रही है आपकी, मॉस्किटो की। और फिर जाके लाइफ साइकिल दोबारा इस तरीके से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। आई होप चीजों को आपने अब अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। पैराग्राफ से और इस डायग्राम से आप चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काफी ज्यादा। ये हम अगर क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी बनता है तो हम इस फिगर को बना सकते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि जो स्पोरोजोइट्स हैं वे एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रही हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रही हैं, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीज है। अगर कल नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस बात को आंसर दे सकते हो। और ये तो क्वेश्चन, ये इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो इनके मेहमान की तरह लगातार आते जाते रहते हैं। चलिए, अब जो इससे अगली जो आ रही है हमारी डिसीज जो आ रही है वो आ रही है अमीबियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है अमीबियोसिस, जिसमें बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। अमीबियोसिस क्या होता है, अमीबियोसिस दैट इज अमीबियोइक डायनेस्ट्री। क्या है डिसीज, इसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कराता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इसे कराता है। एक प्रोटोजोन है जो कि अमीबियोसिस कराता है। ये जनरली लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, अभी हमने एक डिसीज के बारे में पढ़ा था जस्ट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने वाला एक नाम हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था? चलिए, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका स्टूल पे, मीन टू से दैट वेस्ट पर। पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन का होना, और एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट का आना। मीन टू से दैट स्टूल में जो होती है म्यूकस का आना, वेस्ट में म्यूकस का आना और ब्लड के क्लॉट का आना। इसका जो मेन कैरियर जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हाउस फ्लाई होता है, हाउस फ्लाई। ये डिसीज कैसे ट्रांसमिट होती है, जरा उसके बारे में आपको एक बेसिक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक हाउस फ्लाई क्या करती है, इसका कैरियर बनती है। कैरियर मीन टू से दैट एक वेक्टर बनती है, कैरियर बनती है। आप वेक्टर यहाँ पे वेरी प्रिसाइसली टर्म इस्तेमाल सही कर सकते हैं, वेक्टर नॉट अ कैरियर। वेक्टर हम ज्यादा सही कर सकते हैं इस्तेमाल टर्म वेक्टर। कैसे वेक्टर की तरह करती है, जरा मैं आपको ये बताता हूँ। ये हाउस फ्लाई किसी के फीशिस में से, फीशिस इन्फेक्टेड पर्सन की फीशिस पे से उठ के आपके फूड पे बैठ सकती है आके, और फूड को क्या कर सकती है, गंदा कर सकती है। उस फूड को आप क्या कर लेते हो, खा लेते हो, और उससे क्या हो जाती है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हो जाती है। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। किसको इफेक्ट करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। किसको, क्या इसका कैरियर क्या है, कैरियर है इसका हाउस फ्लाई का कैरियर। हाउस फ्लाई क्या है, इसका कैरियर है। आई होप चीजों को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। काफी चीजों को हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिससे हमारी बहुत आसानी से हम चीजों को याद कर सकें। देखिए, अब हम इसके बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एस्कैरिस के बारे में। ये एस्कैरिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एस्कैरिस, जो कि एक तरीके का हम ये कह सकते हैं एक इन्फेक्शन होता है। एस्कैरिस क्या है, यही हमें जानना है। एस्कैरियोसिस क्या है, एस्कैरियोसिस देखिए, एस्कैरिस क्या होता है। एस्कैरिस की में होता क्या है, इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन, इसमें जो पर्सन का इंटेस्टाइन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। इंटेस्टाइन पैसेज ब्लॉक हो जाता है। इंटेस्टाइन पैसेज क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि भाई इंटेस्टाइन पैसेज ब्लॉक हो गया? इनके इंटेस्टाइन में ये जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस होता है जो कि एक राउंड वॉर्म है, ये एग दे देता है जाके। जो राउंड वॉर्म है ये क्या करेगा, एग दे देता है इनके इंटेस्टाइनल पैसेज में, जिसकी वजह से जो इनका इंटेस्टाइनल पैसेज है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, मीन टू से ब्लॉक हो जाता है। और यही बात आपकी एनसीईआरटी में भी लिख रखी है। देखिए, यही बात आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कि
सिम्टम ऑफ दिस डिसीज आर इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि जब एग देगा तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, बिल्कुल होगा, फीवर होता है, एनीमिया होता है एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द एग ऑफ दिस, ये मैंने अभी आपको बताया, द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन which contaminate soil, water, plants, etc. Mean to say that इसके जो एग होते हैं एस्कैरिस के, वो इसके मीन टू सिर्फ फीशिस के साथ निकलते हैं बाहर, और ये फिर क्या करेगा, आपके सॉइल को, वाटर को कंटामिनेट करता है, फिर यही जाके वेजिटेबल पे जाके लगता है, यही सॉइल वेजिटेबल पे जाके लगेगा, तो एज अ वेक्टर की तरह काम करने लग जाता है। मेन जो इसमें इफेक्ट होता है वो इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, यही बात यहाँ पे लिख रखी है, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। A healthy person acquire this infection through the contaminated water, vegetable, fruit, etc. क्योंकि ये जो सोइल आपके हैं जिसमें ये फिशेस जा रही है, किसी अगर प्लांट्स को दी जाएंगी तो उस डिसीज को एक्वायर कर लेगा, और वही प्लांट जब कोई पर्सन खाएगा तो उसकी वजह से उसे ये बीमारी हो जाती है। आई होप चीजों को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। एस्कैरिस क्या है उसके बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद जो खतरनाक बीमारी आती है वो आती है आपकी वुचेरिया। वुचेरिया एक तरीके का एक फिलीरियर वर्म है जो कि डिसीज करा देता है, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस बहुत ही बीमारी, बहुत मीन टू से बहुत हार्मफुल बीमारी है ये, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटियासिस क्या बीमारी क्या होती है, क्या होता है, ये बीमारी होती है आपकी वुचेरिया से। वुचेरिया, वुचेरिया क्या है? वुचेरिया, वुचेरिया एक तरीके की वर्म होती है। वुचेरिया क्या होती है? एक तरीके की वर्म होती है। इसमें क्या होता है, इस वुचेरिया में क्या होता है, वुचेरिया क्या करती है, वुचेरिया लोअर लिम्ब को जाके इफेक्ट करती है, लोअर लिम्ब को जाके अफेक्ट करती है। अब जब ये लोअर लिम्ब को जाके अफेक्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पर्सन का जो एक तरीके का नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट है वो रुक जाता है। मेटाबॉलिक रेट एक तरीके का रुक जाता है उसका, और उस वजह से उसकी जो कंडीशन होती है, क्योंकि लोअर लिम्ब को अफेक्ट करेगा तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी। मीन टू सी दैट जो लोअर लिम्ब है उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। इवन इस बीमारी में जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं। वुचेरिया, बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलेलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरीके के एग्जांपल हमें दे रखे हैं, कौन कौन से वुचेरिया, दैट इज वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलेलाई। The filarial worm cause a slow developing chronic inflammation. चलिए सर ठीक है, हमने मान लिया। The lymph of the vessel of the lower limb, a disease is called elephantitis. Why it is called elephantitis? क्योंकि ये जो पैर जो लोअर लिम्ब हो जाता है बिल्कुल एलिफेंट के जैसा हो जाता है, एलिफेंट के लोअर लिम्ब जैसा हो जाता है, that it is known as elephantiasis. ये पैथोजन ट्रांसमिट कौन करता है? कई बार इस पैथोजन को फीमेल मॉस्किटो भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। फीमेल मॉस्किटो भी इसको कई बार क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा? हमने पढ़ा कई सारे डिसीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था वुचेरिया के बारे में, जो कि एक फिलीरियल वर्म है, उसकी वजह से एलिफेंटिटिस बीमारी हो जाती है। चलिए अब लास्ट बीमारी जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है वो हमें दे रखी है आपकी रिंग वर्म। व्हाट इज रिंग वर्म? क्या है रिंग वर्म? क्या होते हैं रिंग वर्म? रिंग वर्म जो होते हैं, आपको तीन इसके वेक्टर याद करने पड़ेंगे, तीन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके, तीन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, तीन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका माइक्रोस्पोरम, एक होता है आपका ट्राइकोफाइटन एंड तीसरा होता है आपका एपिडर्मोफाइटन। दैट इज फर्स्ट इज आपका ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। दूसरा आपका है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। और तीसरा आपका है तीसरा क्या है आपका एपिडर्मोफाइटन। इन तीन की वजह से क्या होती है, बीमारी होती है। ट्राइकोडर्मा, माइक्रोफाइटर एंड एपिडर्मोफाइटन, इन तीनों की वजह से बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, बीमारी में जनरली स्किन पे कुछ ऐसे स्केल्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, जैसे ये स्केल्स हो गए, आप देख रहे होंगे। मैं अगर पेन का कलर यहाँ चेंज करता हूं तो इस तरीके से कुछ स्केल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ये देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से स्केल्स देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होती है, फंगाई लगातार ग्रो करती रहती है। फंगाई लगातार क्या कर रही है, लगातार ग्रो करती रहती है, और ये लगातार स्किन को क्या करती रहती है, लगातार मीन टू से दैट लगातार उसे तबाह करती रहती है, खराब करती रहती है। कई बार यही बीमारी आपके टॉयज के बीच में भी देखने को मिलती है। जो टॉयज होते हैं, मीन टू से दैट अगर आपका कुछ इस तरीके से उंगली है तो इसके बीच में भी यही आपको देखने को मिलेगी, दैट इज राउंड वर्म, रिंग वर्म।
कि क्यों होती है बीमारी, क्या इसके वेक्टर क्या है, क्या इसका ट्रांसमिट एजेंट है। तो ये होती है आपकी एक्वायर सोइल बाय यूजिंग टॉवल्स, या तो टॉवल्स आपने शेयर करा हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में, या उसका क्लॉथ शेयर करा हो, या उसकी कोम्ब शेयर करी हो। दीज आर द वेक्टर्स कि बीमारी हो कैसे रही है। मतलब आपने या तो उसका टॉवल इस्तेमाल किया होगा, या उसके क्लॉथ इस्तेमाल करे होंगे, या उसका कोम्ब इस्तेमाल किया होगा। सिम्टम क्या है डिसीज के? सिम्टम है स्केली लीसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, nails and scalp. These lesions are accompanied by the intense itching, mean to see that लगातार उसमें एक तरीके की itching होना, हीट एंड मॉइस्चर की वजह से वो फंगी लगातार क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो ये कुछ डिसीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, काफी सारी डिसीज हम यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं, जैसे कि हमने सैल्मोनेला टाइफाई के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना आपका न्यूमोनिया के बारे में, न्यूमोनिया क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि एक तरीके की कोल्ड क्या होता है, व्हाट इज कोल्ड, मीन टू सी दैट जुकाम जिसे हम हिंदी में कहते हैं वेरी प्रिसाइसली। उसके बाद हमने जाना मलेरिया क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही था, और इसकी लाइफ साइकिल हमने डिस्कस करी। मलेरिया के बाद हमने जाना इसकी लाइफ साइकिल, मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। उसके बाद हमने देखा कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियोसिस कराता है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने एस्कैरिस के बारे में पढ़ा, एस्कैरिस बीमारी कैसे होती है। और उसके बाद हमने वेरी डेंजरस बीमारी दैट इज द एलिफेंटाइटिस के बारे में पढ़ा, जिसका वुचेरिया जो है इसके एक तरीके का एजेंट होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा ये रिंग वर्म जैसी बीमारी। मीन टू से ये एक रिंग वर्म वैसे कोई हानिकारक बीमारी नहीं होती, विद पीरियड ऑफ टाइम बीमारी सही हो जाती है। अब हम जो जानने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम इतना सब कुछ कर चुके हैं और हमने पहली वीडियो में इतना ही हमने अपना एम बनाया था, अब हम इसके कुछ प्रोटेक्टिव मेजर देखने जा रहे हैं कि इन बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिससे इन्हें बचा हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी जरा देख लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी का लाइन वाइज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिसीज। एनसीईआरटी इस बात को कह रही है कि अगर हम पर्सनल और पब्लिक हाइजीन रखेंगे तो हम डिसीज से बच सकते हैं। मेजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन सच एज कीपिंग द बॉडी क्लीन, रोज नहाना, बाथिंग करना रोज, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करना एंड एक्सक्रीटा को, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर्स, जो हमारे घर के ऊपर टंकी जो लगी होती है उसको लगातार क्लीन कराते रहना। और यही कुछ हमारी क्या कर रहती है, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमारी रहती है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो और सिम्टम जो हमें दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, और जो हमें चीजें दे रखी हैं, ये हमें एक गम्बूसिया के बारे में दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट फिश है ये गम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्या करेगी, अगर हम इसे पोन्ड्स में डाल देते हैं या स्टैग्नेंट वाटर में डाल देते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में डाल देते हैं, तो ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। मॉस्किटो के लार्वा को क्या करती है, फीड करती है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। इसी वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसी के साथ साथ हम मैश का इस्तेमाल करें, मीन टू से मच्छरदानी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मच्छरदानी, उसका इस्तेमाल करें तो उससे भी हम उससे बचा जा सकता है। अगर हम ऐसी चीजों से बचेंगे तो इससे हम डेंगू को रोक सकते हैं, चिकनगुनिया को भी रोक सकते हैं कई पार्ट ऑफ इंडिया में। गैम्बूसिया इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे ज्यादा गैम्बूसिया हमारे लिए है। यही चीज हमने इसमें पढ़ी। अब अगले चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब अगली वीडियो में जो उसके बाद वाली वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है थैंक यू, बी कंटिन्यूड। हमें कंटिन्यू अभी क्यों करना है चीजों का, भी हमें चीजें पढ़नी है आगे भी, इसलिए हम अभी इसका दूसरे पार्ट में और इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये बताना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम का जो लिंक है जो मैंने अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से उसे जाके ज्वाइन कर लें। आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होने वाला है, आपकी कई सारी चीजें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। कोशिश मेरी रहेगी कि 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। काफी अच्छा हमारा लेक्चर रहा है, और आगे जाके आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और लेक्चर हमारा अच्छा होता जाएगा। थैंक यू।